किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस आप लोगों के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सबका खूब स्वागत करता हूं मैं। इस खास कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार हम बातचीत करते हैं और आज इस खास कार्यक्रम में बातचीत के लिए मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कुछ प्रगतिशील किसान यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप लोगों की सीधी उनसे मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ में है भगवान सिंह नरवरिया जी, विदिशा जिले से ही। उसके बाद ब्रिज किशोर राठी साहब हमारे साथ में हैं और फिर हम आगे अगर जाएं तो हमारे साथ में राम राज दांगी जी हैं। ये तीनों विदिशा जिले से ही हैं और प्रगतिशील किसान हैं। हम सबसे पहले बातचीत करते हैं राठी साहब से। अभी फिलहाल मौसम का लगातार मिजाज बदलता रहा, ऐसे में आपने क्या फसल बोया था और क्या काटा? इस साल किसान भाइयों मौसम की मार जो है, हर किसान को गेहूं चना इन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कत के साथ कटाई हुई, उसकी गहाई हुई। फिर भी जो है सरकार ने इसकी खरीदी उचित रेट पर रखी, इसलिए किसान भाई सब खुश हैं। और आगे भी हम जो है तैयारी खरीफ की कर रहे हैं, उसमें हम धान, उड़द, सोयाबीन ये सब चीज़ लगाएंगे। मगर मौसम की जो मार है, आगे मौसम बता रहा है मौसम विभाग बता रहा है कि कम पानी गिरेगा, इसलिए किसानों को सलाह है कि धान के साथ साथ कुछ एरिया में धान, कुछ में सोयाबीन, उड़द ये सब मिली जुली फसल बोने से किसान भाई जो है मुनाफे का सौदा नहीं हो पाएगा। और बराबर जो है उसे लाइन बाई लाइन जो है कम पानी में भी ऐसी कई किस्में आ गई हैं जो किसान भाई लगाकर उसका भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे किसानों की जिनके पास पानी खूब है वो अपने ज़्यादा दिन वाली फसल ले सकते हैं और कम समय के लिए कम पानी जिनके ट्यूबवेलों में है वो कम समय की फसल बोएं, उससे उत्पादन भी ठीक मिलेगा और आगे जो है रबी की फसल के लिए भी पानी बचा रहेगा और टाइम पे बोनी हो जाएगी। ये मेरा सब किसान भाइयों से कहना है कि जरा एक सी भेड़ चाल दूसरे किसानों के हिसाब से ना चलें, अपने पास जितना पानी है उस हिसाब से खेती करें, उसमें सही रहेगा। रामराज दांगी जी, आपने रवि की फसल में क्या बोया था? गेहूं बोए थे 1544, 8713। 8713 में थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है, 1544 में कम पानी देना पड़ता है। 1 हेक्टर में 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल तक गेहूं बोया जाता है। उसमें 2.5 क्विंटल में 2 क्विंटल खाद DAP लगता है और यूरिया पर हेक्टर में 2.5 और 3 बोरी लग जाती हैं और 1 हेक्टर में 50 क्विंटल गेहूं निकला। भगवान सिंह नरवरिया जी, मेरा आपसे एक सवाल है। बीते कई दशकों से आप लगातार खेती किसानी का काम कर रहे हैं, ऐसे में खरीफ की फसल में क्योंकि मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदलता रह रहा है, तो क्या आगे खरीफ की फसल में क्या कुछ तैयारी? आगे मौसम की मार झेल रहे किसानों से और इस मौसम की वजह से जो भी कम बारिश की फसलें हैं उनको लगाने की ज़रूरत है और धान थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ बोना किसान के लिए लाभकारी रहेगा। जैसे ज्वार है, ज्वार कम पानी की फसल है, मक्का भी कम पानी की फसल है, जल्दी आने वाली चीज़ें हैं और इन दिनों उनके रेट भी मार्केट रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ज्वार, मक्का के, तिल्ली के, तिलहन फसल कहलाती, ऐसी अनेक प्रकार की जो खरीफ की फसलें हैं ये हमको लगाना चाहिए, ना कि केवल धान की ओर किसान ज़्यादा भाग रहे हैं। यदि धान अपन किसानों ने अधिक मात्रा में लगा दी और बारिश ने अपन को जरा सी भी झरपट दे दी तो धान की फसल में बहुत बड़ा घाटा किसान को हो जाएगा। इसलिए किसान की क्षमता के अनुसार थोड़ी थोड़ी हर फसल को बोएं, वह है किसान के अधिक हित में अधिक लाभ रहेगा और किसान को ज़्यादा समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। खाद बीज की मात्रा में भी
कुछ अनाजों में कमी आती है, जैसे ज्वार का बीज कम लगता है, मक्का का बीज कम लगता है, तिली का बीज भी कम लगता है, और तो अपन को लागत भी कम आती है, दूसरे दवाई वगैरह के खर्चे भी कम होते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसी सभी फसलों पर किसानों को जाना चाहिए। ब्रिज किशोर राठी जी, आपसे एक सवाल है कि खरीफ की फसल में और कुछ अलग तरीके की कोई फसल बोई जा सकती है जिससे ज़्यादा लाभ लिया जा सके? खरीफ फसल में ये 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है ना, और घोषित किया था, तो उसके अंतर्गत हम कोदो है, कुटकी है, रागी है और मक्का, ज्वार, ये 7 तरह की जो अन्न है उनके कई तरह के जो है पोषण आहार भी बहुत अच्छा है ये आपकी दूसरी चीज़ों से, और कम लागत में कम वर्षा में इसका अधिक उत्पादन भी हो सकता है, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी मांग है और हर किसान को थोड़ी थोड़ी जगह में रागी, कोदो, कुटकी, ये किसानों को अभी विदिशा या थोड़ी जगह पे इसका वो भी नहीं मालूम कोदो कुटकी क्या होता है। तो कोदो कुटकी एक ये थोड़ी बहुत हल्की ज़मीन में भी हो जाती है आपकी, जहाँ पानी नहीं भी 1 पानी या 2 पानी गिरेंगे, और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इस बार तो कृषि विभाग में भी जो है कोदो, कुटकी और इन सब का बीज आ रहा है। तो मेरी किसान भाइयों से सलाह है कि ज़रूर इनको बोएं, जिससे जो है परिवार के लिए भी बहुत अच्छी जो है ये गुणवत्ता वाली चीज़ है, और बाज़ार में भी इसके रेट अब बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मिलेट वर्ष है ना कि वो मिली है, तो मांग हो गई है, इसलिए ज़रूर किसान भाइयों को श्री अन्न बोना चाहिए। आपने किस प्रकार की तैयारी करके रखी है इसके लिए? मैंने इसके लिए जो है कोदो मंगाई है, 25 किलो जबलपुर कॉलेज से आएगी ब्रीडर सीड, और कोदो और कुटकी। साथ में मैं अभी वहाँ गया था अपना पूसा, दिल्ली में जो मेला लगता है, वहाँ से भी जो है आपके कुटकी भी लाया हूँ और कोदो भी लाया हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी जगह में जो है, और इसका बीज भी बहुत कम लगता है, कोदों का बीज, कुटकी और बाजरा, ज्वार, इन सब में आपको खर्च भी कम लगेगा, उत्पादन अधिक मिलेगा। इससे किसान भाइयों को सलाह है कि वो ज़रूर ये अपनी अगर 2 हेक्टेयर ज़मीन भी है तो उसमें 1-1 बीघा में इन चीज़ों को बोना चाहिए, या 2 बीघा में पूरी चीज़ों को ज़रूर बोना चाहिए। विदिशा जिले के प्रगतिशील किसानों से बातचीत लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक विराम लेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक विराम के बाद किसान भाइयों फिर से आप सभी का स्वागत है और हम फिर से एक बार चर्चा जारी करते हैं। भगवान सिंह नरवरिया जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले ही बातचीत की कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, अंतर को लेकर के राठी साहब ने काफ़ी कुछ बताया। एक सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी होता है ज़मीन का, कुछ उस बारे में हमारे किसान के भाइयों को बताइए। नहीं, पहले तो ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में एक रासायनिक खेती शब्द जो है बाय जोड़ो, आप प्राकृतिक खेती
अलग चीज़ होती है। रासायनिक खेती और जैविक खेती वो तो पुराने ज़माने में प्राकृतिक खेती हो, आजकल तो कोई करता नहीं है। तो रासायनिक खेती और जैविक खेती एक बहुत महत्वपूर्ण खेती है। यदि किसान जैविक खेती पे निर्भर हो जाए तो उससे एक तो उसको मुनाफा अच्छा, जैविक जो भी फसल होगी वो बाज़ार में बहुत महंगे दामों बिकेगी। और दूसरी चीज़ उसको खुद घर खाने में भी उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके बच्चे ठीक रहेंगे। तो रासायनिक खेती से कहीं अधिक फ़ायदेमंद जैविक खेती है। और उसका एक फ़ायदा और सबसे बड़ा ये है कि जब किसान जैविक खेती करेगा तो उसको गाय अवश्य पालना पड़ेगी, और गाय अवश्य पालेगा तो जो आजकल गाय रोडों पे घूम रही हैं ये रोडों पे नहीं मिलेंगी। तो एक तो गौ सेवा हो जाएगी और आपकी जैविक खेती हो जाएगी। वो वाली कहावत जहाँ चरितार्थ होती है कि आम के आम गुठलियों के दाम, माने गऊ का पालन भी हो रहा है, जैविक खेती भी हो रही है, देश का भला भी हो रहा है। रासायनिक खेती से जैविक खेती कई गुनी कम खर्च में आप जैविक खेती कर सकते हैं। यह इतना अंतर जैविक खेती और रासायनिक खेती में। रासायनिक खेती आजकल बहुत महंगी पड़ने लगी है। राजा राम जी, जैसा कि भगवान सिंह नरवरिया जी कह रहे हैं कि देश का भला भी हो रहा है जैविक खेती की वजह से, खेती में लागत जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में कितना अंतर आता है लागत में? लागत में रासायनिक खेती में बहुत लागत लगती है। 1500 की तो 3000 रुपये क्विंटल पड़ता है DAP। और वो जैविक खेती में आप घरे भी खाद बना सकते हो, गाय के गोबर का, कचड़े का, और उससे बीमारियां भी नहीं होती हैं। जैविक जो नाज होता है पैदा, उससे मजबूत भारत बनेगा जैविक खेती से। आप किस तरीके से कर रहे हैं? मैं अभी तो वो शुरू में जो अब रासायनिक खेती कर रहे हैं अभी, उसमें क्या है पैदावारी पहले 1-2 साल कम होती है जैविक खेती में। अभी तक जैविक खेती आप घर के लिए कर रहे हैं या उसका भी व्यवसाय कर रहे हैं? नहीं, वो तो थोड़ी बहुत घर का जो बो देते हैं खाने पीने के लिए। भविष्य में कभी आगे व्यवसाय करने का हाँ सोचा है? जी, अब वो लागत कम होती है तो करेंगे वो खेती। लागत के अंतर को लेकर के बृज किशोर जी, क्या आप भी राजा राम जी के हाँ में हाँ मिलाएंगे? राम राज नहीं, लागत तो कम होती है, मगर जो है लोग इसीलिए सोचते हैं कि इसमें जो है पैदावार आपकी जो है पर हेक्टर जहाँ 10 कुंटल निकल रही है, वहाँ पे जो है पर हेक्टर 50 कुंटल निकलती है पर हेक्टर। वहाँ पे आपके इन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 25 कुंटल 20 कुंटल निकलती है जैविक खेती में। तो आप संतुष्ट जो है किसान की इतनी लागत लगने के बाद में, और आपका कम निकलेगा। और वो छोटी छोटी ज़मीनें अगर होने पे किसान इसलिए भी नहीं सोचते, जैविक खेती में लागत तो कम है मगर उसका उत्पादन भी कम है। तो इसलिए किसान को पूरे उसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर किसान को अगर उसके पास में 1 हेक्टर ज़मीन है तो उसका 10वां हिस्सा में खुद के घर के लायक जैविक खेती करना चाहिए, बाकी के में रासायनिक खेती करना चाहिए। लागत के बाद अब आ जाते हैं बाजार मूल्यों पर, क्या कुछ होता होगा जैविक खेती? जी हाँ, जी हाँ। जैविक जो उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य क्या मिलते हैं? बाजार मूल्य तो लगभग जो है आज 5000 रुपये कुंटल आपको सर्वदी अगर गेहूं है और जैविक है तो बिल्कुल बिकती है। मगर जो है यहाँ सबसे बड़ी अभी कमी है कि हमारे यहाँ विदिशा में कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो हम जैविक पूरा का पूरा अपना उत्पादन वहाँ दे सकें हैं। वो तो खाने वाले भी अभी कम है, इतने महंगे में आपके जो है बहुत जो लोग समझते हैं वही आपकी जैविक खेती के पूरे जितने जिन्स हैं उनका उपयोग करते हैं। बाकी हर कोई जो है अभी जैविक खेती का जो है आपका ना खरीदते, क्योंकि उसको जस्ट दोगुना मिलता है। कहीं कहीं हैं ऐसी जगह जहाँ पे जो है इंदौर, भोपाल, हमारे यहाँ विदिशा में अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि जो है जैविक खेती का अलग से कोई बाजार हो। हम लोगों की मांग भी है कि जैविक खेती अगर किसान करेगा तो उसको कहाँ लेके जाएगा। तो कलेक्टर साहब वगैरह ने कहा है कि हम इसका थोड़ा देख के संशोधन करेंगे कि जो है इसका एक मार्केट बने। आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ ये तो ज़रूरी है कि जैविक खेती अगर किसान करे तो उसे
बेचने की जगह होना चाहिए कि हम जैविक खेती पैदा कर ली तो इसको कहाँ ले जाएं, उसकी खरीदी सरकार को करनी चाहिए और जैविक खेती से होने वाले फायदे सरकार को विज्ञापनों के माध्यम से मतलब जन जन तक पहुंचाने चाहिए कि जैविक अनाज या सब्जी खाने से मतलब क्या क्या फ़ायदा है, रासायनिक अनाज खाने से क्या क्या नुकसान है, इसका अंतर विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रचार होना चाहिए। तो किसान जैविक खेती अधिक मात्रा में करने लगेंगे और उसका हर मंडी में उसका एक मार्केट होना चाहिए जहां मतलब किसान जैविक उत्पादन को बेच सके। राठी जी, खरीफ की फसल के लिए किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये सलाह है क्या खरीफ के लिए कि एक तो अपनी जहाँ पे जो है किसान भाइयों की जो ज़मीन है हर ज़िले के हिसाब से, उस हिसाब से इस बार अभी 2-3 साल पहले हम सोयाबीन 2-3 किस्म थी, अब कई किस्में आ गई हैं सोयाबीन की। तो अपने यहाँ कौन सी किस्म सूट होगी वो बोएं। और धान में जो है गड़ा के अलावा सीधी सीडल से भी बोनी आप कर सकते हैं। उसमें सीडल वाले में धान में 1692 है, 1509 है, और इसमें जो है पूसा बासमती है, 1847 है। ऐसी किस्में जो है जो ये तो जो आप रोपा से लगाएंगे वो तो आपकी आएंगी 135 से 40 दिन में, और सीडल से 120 दिन में आ जाती हैं। तीसरा, उड़द भी बोना चाहिए। उड़द क्या है, कम पानी में आ जाता है और अच्छी फसल है। जहाँ आपकी ढालू ज़मीन है और कम पानी अगर गिरता है तो उड़द भी बोएं। थोड़ा सा जो है आपकी मक्का भी 90 दिन की फसल है। मक्का में भी कई वैरायटियाँ आ गई हैं, और अपनी भूमि का जो है बढ़िया बीज उपचार करके कोई सा भी सीड बोएं, बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से किसान को ऊपर तो दिखता है कि कोई फायदा नहीं है, मगर जो है बीज उपचार करके उसको बढ़िया 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए। और बीज उपचार करके रख के और उसको अपन सीड ड्रिल में खाद और बीज इकट्ठे भी ना बोएं तो बहुत अच्छा है। मगर हर किसान के पास अभी सीड कम फर्टिलाइज़र वाली सीड ड्रिल नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा सोयाबीन को गहरे पे ना बोएं, पिलाऊ वाली ज़मीन में ना बोएं, जहाँ गहरी जुताई हो गई हो उसमें सोयाबीन ना बोएं। तो इससे सोयाबीन का अंकुरण अच्छा होगा और उत्पादन अधिक मिलेगा। अगर आपने गहरी जुताई करके सोयाबीन को बो दिया है तो आपका उत्पादन वहीं गिर जाएगा जहाँ पे आपका गहरा बीज बोया जाएगा। और किसानों को एक सलाह और है कि अगर आपका सोयाबीन अगर बढ़िया उग आता है 70 से 75%, तो समझ लीजिए कि आपकी आधी फसल जो है घर में आ गई। क्योंकि सोयाबीन उगने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई किसान थोड़ा गहरा बो देता है, कभी उथला बो दिया, या पानी तेज गिर गया बोते टाइम पे, तो बीज के ऊपर पड़ जाएगी, पड़ से बीज नहीं उगेगा। इसलिए किसान जो है उस बड़े असमंजस में रहता है। सोयाबीन की फसल रिक्सी फसल मानी जाती है। किसान भाइयों के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आप तीनों प्रगतिशील किसान भाई यहाँ पर आए और सारगर्भित तरीके से ये चर्चा हुई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के साथ चर्चा पूरी हुई और अब चलते हैं खबरें खेती की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। देश में सामान्य रहेगा मानसून, पन्ना में खुलेगा कृषि महाविद्यालय, कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा, बरसात में लगाए भिंडी और सोयाबीन की बोनी 4 इंच वर्षा के बाद करे। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग ने गत दिनों अपना दूसरा पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा, साथ ही पश्चिमोत्तर भारत में कुछ कमी हो सकती है। 19 मई को अंडमान निकोबार द्वीप में मानसून की दस्तक हो चुकी है, जिसके बाद अब जल्द ही देश भर में मानसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी। इस साल मौसम मानसून के अनुकूल नजर आ रहा है और इसके आगे बढ़ने की स्थिति भी काफी अच्छी है। इस साल औसत 96 से 104% बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के सामान्य बारिश की संभावना है।
जून में सामान्य से कम बारिश होगी, जिसकी वजह से तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अल नीनो की संभावना ज्यादा है और साल के आखिरी तक अल नीनो का खतरा बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून सीजन में औसत से कम बारिश रहने की आशंका थी, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि एमपी में सामान्य वर्षा होगी। प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण कम बारिश की बात कही जा रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि एमपी में मानसून पर अल नीनो का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय पन्ना के भवन का भूमि पूजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, खनिज संसाधन मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की विशेष उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई देते हुए कहा कि कृषि के विद्यार्थी अच्छे कृषि वैज्ञानिक बनकर संपूर्ण मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री ने कॉलेज में ही छात्रावास तैयार करने के तत्काल निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में देखा जा रहा है, वहीं जैविक और प्राकृतिक खेती में भी मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज जब हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश हो रहा है, ऐसे में कृषि क्षेत्र में भी फसलों में कीटनाशक दवा और जैविक दवाओं के उपयोग के लिए ड्रोन तकनीक का चलन बढ़ता जा रहा है। जबलपुर जिले के शहपुरा विकासखंड के ग्राम पिपरिया कला में गत दिनों कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग जबलपुर के तत्वाधान में ड्रोन से मूंग एवं उड़द की फसलों पर कीटनाशक दवा, हार्मोन्स और जैविक फफूंदनाशक दवा का छिड़काव किया गया। एग्रोबायोटेक कंपनी हरियाणा के ड्रोन पायलट द्वारा इस प्रदर्शन का संचालन किया गया। खेतों में स्यूडोमोनास बैवेरिया जैविक कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन द्वारा लगभग 15 से 20 एकड़ क्षेत्र में किया गया। ड्रोन से दवा छिड़काव के कई फायदे होते हैं, जैसे कि कम समय का लगना, कम लागत आना और दवा का पूरा प्रभाव फसल के पौधों पर पड़ना। 1 एकड़ की फसल पर दवा के छिड़काव से मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ड्रोन ऑपरेटर हवा की गति और मौसम के अनुसार छिड़काव करते हैं। कृषि अधिकारियों ने बताया कि आगामी समय में ड्रोन अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, जो कि किसान पहले से बुक करवाकर अपने खेतों में दवा का छिड़काव करवा सकते हैं। बारिश में भिंडी लगाकर किसान भाई अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि यदि आपके क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है तो खेत में जल निथार की समुचित व्यवस्था करें। बरसात के लिए पूसा A4 जाति अच्छी पाई जा रही है। इसके अलावा पद्मिनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, G7 इत्यादि भी लगा सकते हैं। भिंडी के बीज की दर वैज्ञानिक 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा करते हैं। ध्यान रखिए कि बीज का उपचार थायरम से जरूर करें। इसमें कई तरह की व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। 10 टन गोबर खाद के साथ ही 260 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा निदाई गुड़ाई सतत करती रहे। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था इंदौर की अनुशंसा के आधार पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि वर्षा के आगमन पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयोग कर सकते हैं। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुआई करना उचित होता है। स्वयं के पास उपलब्ध बीज का अंकुरण परीक्षण कर ले। कम से कम 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज ही बुआई के लिए रखें। यदि आप बाहर कहीं और से उन्नत बीज लाते हैं तो विश्वास पात्र संस्था से बीज खरीदें। साथ ही पक्का बिल अवश्य ले एवं स्वयं भी घर पर अंकुरण परीक्षण करें। किसान भाई अपनी जोत के अनुसार कम से कम 2 से 3 किस्मों की बुआई करें। किसान बीज की बुआई से पूर्व बीजोपचार जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम लोगों ने इस आप लोगों के पसंदीदा कार्यक्रम में खरीफ की फसलों में क्या बोना है, कैसे क्या कुछ तैयारी होगी, इसको सारगर्भित तरीके से इस पर चर्चा की। मैं ये आशा करता हूं कि ये जो चर्चा है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। हम अगले अंक में आप सभी से ज़रूर मिलेंगे।